रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम थी उसे स्क्रैप कर दिया है। ये जो स्कीम है वो 2018 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली ये डिसीजन लिया है। Thus, the electoral bond scheme 2018 will have to be struck down as unconstitutional. कि ये जो स्कीम है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे स्क्रैप कर दिया जाए। और अब इसकी वजह से इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है उस पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है, डायरेक्ट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि वो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है इशू करते हैं उन्हें बंद कर दे, इमीडिएटली जो है स्टॉप लगा दे ऑन द इशूइंग ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स और सबमिट करें इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स बाय 6 मार्च। और अगर हम अभी तक की फंडिंग की बात करें कि 2018 से, यानी जब ये जो स्कीम है वो लाई गई थी, तब से लेके अब तक कितनी फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिली है, तो इन टोटल 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो है फंडिंग हो चुकी है। इसमें से सबसे ज़्यादा बेनिफिट जिस पार्टी को हुआ है वो है भारतीय जनता पार्टी, यानी उनके पास सबसे ज़्यादा शेयर जो है आया है। और अगर हम सिटीज़ की बात करें तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, न्यू दिल्ली और चेन्नई जो हैं दे अकाउंटेड फॉर नियरली 90% ऑफ ऑल इलेक्टोरल बॉन्ड सो फार, जिसमें से जो मुंबई है वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है एट 26.16% ऑफ द टोटल बॉन्ड सोल्ड। लेकिन अब ये जो स्कीम है इसे स्क्रैप कर दिया गया है क्योंकि ये माना गया है कि इस स्कीम में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, करप्शन, इम्पैक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड पोटेंशियल फॉर मिसयूज़। सो आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये क्या होते हैं, इन्हें कैसे इशू किया जाता है, क्यों इशू किया जाता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है आखिर क्यों उसने जो है किन ग्राउंड्स पर ये जो स्कीम थी इसे स्क्रैप कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये आखिर में होते क्या हैं। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये एक्चुअली में मनी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि प्रोमिसरी नोट्स की तरह काम करते हैं, या फिर जिसे हम बेयरर बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। यानी कोई भी इंडिविजुअल या फिर जो कंपनी है वो इन्हें परचेज कर सकता है और इन्हें स्पेसिफिकली यूज किया जाता है फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग के लिए ये जो बॉन्ड्स है इन्हें इशू किया जाता है। अब ये जो बॉन्ड्स है इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इशू करता है एंड आर सोल्ड इन मल्टीपल्स ऑफ 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। तो ये जो डोनेशंस इस स्कीम में किए जाते हैं इन्हें कौन करता है? या तो कॉर्पोरेट करता है या फिर जो भी फॉरेन एंटिटीज़ हैं वो भी कर सकती हैं, और ऐसा करने पर उन्हें 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। इसके अलावा उनकी जो आइडेंटिटी होती है, यानी कौन सी कंपनी जो है किस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे रही है, ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, किसी को भी पता नहीं चलता है, ना तो बैंक को ना ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को। सो वी कैन सी कि कैसे आइडेंटिटी रिवील हुए बिना ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन्हें फंडिंग मिलती है। कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो फंडिंग करता है थ्रू दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो कि SBI उन्हें देता है, और इसके थ्रू अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना जो है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग करते हैं। अब जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी तो काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे, काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए गए थे लॉ के अंदर। तो हम शुरू से समझ लेते हैं कि कैसे इसे इंट्रोड्यूस किया और इसके इंट्रोडक्शन की वजह से जो है क्या क्या चेंजेस लॉ के अंदर पढ़ने पड़े, क्या क्या एग्जेम्पशंस जो हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिले। तो जो हमारे फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने 2017 से 18 का जो यूनियन बजट था उसके अंदर उन्होंने बताया था कि इंडिपेंडेंस के 70 साल बाद जो है अभी भी जो कंट्री है उसके पास जो है ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ फंडिंग नहीं है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो फंडिंग होती है उसका कोई भी ट्रांसपेरेंट मेथड नहीं है, जो कि सिस्टम के लिए, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का सिस्टम है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने प्रपोज किया था कि हमें ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि ये जो पॉलिटिकल फंडिंग का जो पूरा सिस्टम है उसे साफ किया जा सके, ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। और इसीलिए उनका कहना था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये एक्चुअली में एक प्रॉमिसरी नोट है। इनफैक्ट इट इज़ अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट विच इज़ पेएबल टू द बेयरर ऑन डिमांड। तो प्रॉमिसरी नोट में तो फिर भी जो है डिटेल्स होती हैं कि कौन दे रहा है और किसको दिया जा रहा है, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि किस इंडिविजुअल ने, किस कंपनी ने जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दी है। तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है पार्टीज़ की वो मेंटेन रहती है। अब जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया, इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया, तो काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो लॉ के अंदर करने पड़े।
तो सबसे पहला अमेंडमेंट किया गया इन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। तो इस एक्ट के अंदर जो फॉरेन सोर्स है उसे डिफ़ाइन किया गया और इसी के अंदर अमेंडमेंट किए गए ताकि अलाउ किया जा सके फॉरेन कंपनीज़ को कि वो भी जो है डोनेट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि ये जो फॉरेन कंपनीज़ हैं दे हैव अ मेजॉरिटी शेयर इन इंडियन कंपनीज़ और यही जो है कंपनीज़ फर्दर डोनेट करती हैं टू पॉलिटिकल पार्टीज़। क्योंकि पहले क्या था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की वजह से जो फॉरेन कंपनीज़ थी उन्हें अलाउड नहीं था, दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डोनेटिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इसी वजह से ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, जिसकी वजह से जो फॉरेन कंपनीज़ थी वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में डोनेट कर पाएँ। इसके बाद अमेंडमेंट किए गए इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, इनकम टैक्स एंड द कंपनीज एक्ट। तो इन अमेंडमेंट से क्या हुआ, जो इनकम टैक्स एक्ट था उसने एग्जेम्प्ट किया पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि उन्हें कोई भी डिटेल्ड रिकॉर्ड जो है उसे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है कि उनके पास कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं। तो इन सब की जो है डिटेल्ड उन्हें एक रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फंडिंग उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड से आ रही है वो एग्जेम्प्टेड है, उन्हें ये सब पूरा जो चीज़ें हैं ये मेंटेन करके रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो आरबीआई एक्ट है उसमें परमिट किया गया कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो ऑथराइज कर सकते हैं किसी भी शेड्यूल्ड बैंक को कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इशू करें। उसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें एग्जेम्पशंस मिली पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस उन्हें मिलते हैं थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स वो उसकी जो है रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, उसे पब्लिश नहीं करेंगे। क्योंकि पहले क्या था, ये कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स बनती थी और फिर इन्हें पब्लिश किया जाता था। लेकिन अब जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर जो है अमेंडमेंट किए गए जिसके अंदर ये कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है ये सब कुछ पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट अमेंडमेंट वॉज डन इन दी कंपनीज एक्ट। तो इस अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ, जो अपर लिमिट थी कि कितना अमाउंट जो है कंपनीज़ किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करती हैं वो हटा दी गई थी। तो अब क्या था कि कोई भी जो है लिमिट नहीं है, जितना चाहे कंपनी उतना डोनेट कर सकती है। पहले क्या था, इस अमेंडमेंट से पहले क्या था, जो कंपनीज़ हैं वो सिर्फ 7.5% ऑफ द 3 years ऑफ द कंपनीज नेट प्रॉफिट ही जो है डोनेट कर सकती थी। यानी 3 साल के अंदर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसका 7.5% ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट हो सकता था। तो इतने सारे लॉज को अमेंड करने के बाद फाइनली जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम थी उसे 2017 के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया गया कि अब लीगली जो है हम तैयार हैं कि हम इस स्कीम को, हम इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है उसे ला सकते हैं, लागू कर सकते हैं। और फाइनली सितंबर 2017 के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन जनवरी 2018 के अंदर ही 2 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी 2 NGOs ने इसके अगेंस्ट जो है पिटिशन फाइल की। वो कौन कौन थे, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स विच इज़ ADR एंड कॉमन कॉज एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन्होंने ये जो पिटिशन है कि कहाँ फाइल की थी, टू द सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर ये जो अमेंडमेंट्स किए गए थे उसे वो चैलेंज कर रहे थे। तो ये तो हम समझ गए कि कैसे ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है इसे इम्प्लीमेंट किया गया, कैसे इसे इंट्रोड्यूस किया गया और कितने सारे अमेंडमेंट्स जो हैं वो लॉज के अंदर करने पड़े। तो ये तो बात हो गई इसके इंट्रोडक्शन की। अब ये जो फंडिंग दी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं मिल जाती। इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। क्योंकि सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट वो ये कहता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने कम से कम 1% वोट्स जो हैं जिन्हें मिले हैं इन दी लास्ट इलेक्शन टू द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सिर्फ वही एलिजिबल हैं टू रिसीव इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर ही रहे हैं तो ये समझ लेते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस जो है काम कैसे करता था, कैसे कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदता था और पॉलिटिकल पार्टीज़ को देता था। तो इसका पूरा प्रोसेस जो है हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इन्हें परचेज़ कैसे किया जाता था। तो कोई भी जो इंडियन है या कोई इंडियन कंपनी है वो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकता था फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन स्पेसिफिक डिनोमिनेशंस, जो मैंने आपको बताया कि 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो स्पेसिफिक डिनोमिनेशंस जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बना रखे हैं। तो कोई भी इंडियन कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाके खरीद सकता था उनकी किसी भी ब्रांच से। लेकिन जब वो इसे खरीद रहे हैं तब स्ट्रिक्ट KYC नॉर्म्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते थे।
यानी जो बायर है उसे अपनी आइडेंटिफिकेशन और फाइनेंशियल डिटेल्स जो हैं वो शेयर करनी पड़ती थी, लेकिन बायर की जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो बॉन्ड से लिंक नहीं की जाती थी। यानी ये जो परचेज है वो अनोनिमस रहती थी। दो बायर जो है वो इन्फॉर्मेशन देता था, अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स भी देता था, लेकिन उसकी जो ये डिटेल्स हैं वो बॉन्ड से लिंक नहीं की जाती थी। तो ये तो प्रोसेस हो गया परचेज का कि कैसे ये बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं। अब हम अपने सेकंड स्टेप पे चलते हैं जो कि है डोनेशन। तो जैसे ही जो है इस बॉन्ड को ख़रीदा गया है उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो बॉन्ड है उसे डोनेट किया जाता है टू एनी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसके पास 1% वोट थे इन द लास्ट इलेक्शन, और ये जो डोनर है वो डायरेक्टली डिपॉजिट करता था इस बॉन्ड को इनटू द पार्टीज डेजिग्नेटेड अकाउंट एट SBI। और फिर ये जो बॉन्ड है ये एक प्रोमिसरी नोट की तरह काम करता था। जो बैंक है वो क्रेडिट करता था इस अमाउंट को इनटू दैट पॉलिटिकल पार्टीज अकाउंट विद द बॉन्ड्स वैल्यू। और इसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्हें इस बॉन्ड को, इस अमाउंट को जो है एनकैश करना होता था विद इन 30 डेज। तो ये जो बॉन्ड था ये तो बताता था कि कितना अमाउंट जो है उन्हें मिला है, लेकिन किसने दिया है, डोनर की जो आइडेंटिटी थी वो कभी रिवील नहीं होती थी। सो वी कैन सी कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है कभी ये पता ही नहीं चलता था कि किस इंडिविजुअल ने या किस कंपनी ने कितना अमाउंट जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। बस अमाउंट पता चलता था उस पॉलिटिकल पार्टी को कि उन्होंने कितना अमाउंट रिसीव किया है, मगर किसने दिया है ये कभी भी रिवील नहीं होता था, वो अनोनिमस रहता था। और इसी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी पॉलिसी को जो है स्क्रैप कर दिया है, ये कह के ये ट्रांसपेरेंट नहीं है और इसकी वजह से देयर आर चांसेस कि जो है मिसयूज़ होता है इस अमाउंट का। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस पॉलिसी को क्यों स्क्रैप किया, उनका क्या कंटेंशन है, उनके क्या इश्यूज़ हैं। तो अभी तक हमने इस स्कीम के बारे में पूरा समझ लिया कि ये स्कीम क्या थी, कैसे इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, कैसे पूरा प्रोसेस होता था कि कैसे ख़रीदना है बॉन्ड को, कैसे एनकैश होगा, सब कुछ हमने समझ लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस पॉलिसी से क्या प्रॉब्लम थी, उन्होंने इसे क्यों स्क्रैप किया, अब हम वो समझ लेते हैं। सो अ 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच कंप्राइज्ड ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा, इन सभी ने ये हेल्ड किया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और कोर्ट ने काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं उन्हें भी रेज़ किया उनके वर्डिक्ट में, उनके जजमेंट में। सो एज़ वी नो कि ये जो केस है वो 2 NGOs ने जो है फाइल किया है, वन इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड NGOs कॉमन कॉज एंड ADR। सो जो एडवोकेट प्रशांत भूषण है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉमन कॉज और ADR को। उनका आर्ग्यूमेंट था कि हम सभी के पास, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, उनके पास राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स जो उनसे वोट्स मांग रहे हैं। और इसीलिए भूषण ने पॉइंट आउट किया कि अभी तक इंडिया के अंदर अराउंड 23 लाख रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, और इसमें से ये पता लगाना कि कौन सी कंपनी ने कितना डोनेशन जो है किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो स्कीम है डिस्टिंक्टली फेवर करती है रूलिंग गवर्नमेंट को, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो एनोनिमिटी है कि पता ही नहीं चलता कौन किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है, तो ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि वो कंसेशंस प्रोवाइड करते हैं टू दोज कंपनीज इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंसेस, लीज, पॉलिसी चेंजेस एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। एडवोकेट प्रशांत भूषण के अलावा वहाँ पर थे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जिनका ये कहना था कि ये जो स्कीम है इट कुड रिजल्ट इन कंपनीज फेलिंग देयर ड्यूटीज टूवर्ड्स देयर शेयर होल्डर्स, क्योंकि यह अलाउ करता है कंपनी को कि वो जो पैसा है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को देते हैं विदाउट एनी ओवरसाइट फ्रॉम शेयर होल्डर्स। तो ये अलाउ करती हैं कि जो कंपनी का जो ओनर है वो डिसाइड करता है दैट हाउ द कंपनी शुड एक्ट इन दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्फेयर। बट इन आर्ग्यूमेंट्स की डिफेंस में जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना था कि ये जो स्कीम है इसका एम था कि जो डोनर्स की प्रिवेसी है उससे प्रोटेक्ट किया जा सके, जिन्हें शायद कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े फॉर सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर पार्टी। तो उनका यही कहना था कि इसकी मेन स्कीम यही है कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहा है, वो प्रिवेसी जो है वो मेंटेन रहे, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े कि अगर वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसके अलावा उनका डिफेंस था कि इस स्कीम की वजह से जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंक्रीज हुई है बाय रिप्लेसिंग एनोनिमस कैश डोनेशंस विद ट्रेसेबल बॉन्ड्स। सो दोनों पार्टीज़ की बात सुनने के बाद, दोनों आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जो है कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये जो पॉलिसी है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे स्क्रैप कर देना चाहिए। अब
रीजंस क्या क्या दिए सुप्रीम कोर्ट ने, हम वो समझ लेते हैं। सबसे पहला रीज़न जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो ये है कि ये जो है वायलेट करता है द राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो हम ये देख सकते हैं कि इस बार जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट है वो सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि जो पेटिशनर्स हैं उनका कोर आर्ग्यूमेंट यही है कि ये जो स्कीम है, ये जो बॉन्ड है, ये अलाउ करता है एनोनिमस डोनेशंस, जो कि हिंडर करता है सिटीजन्स का राइट टू नो कि कौन सी कंपनी, कौन इंडिविजुअल जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर रहा है। कोर्ट का कहना था कि ये जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ही क्रूशियल है फॉर इन्फॉर्म्ड वोटिंग एंड होल्डिंग पार्टीज अकाउंटेबल, बिकॉज ये जो एनोनिमिटी होती है ये मास्क कर देती है फॉरेन डोनेशंस, कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस एंड अनड्यू प्रेशर ऑन पार्टीज। नेक्स्ट इशू जो कोर्ट को था वो था इट्स इम्पैक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो कोर्ट का कहना ये था कि ये जो एनोनिमिटी होती है इसकी वजह से जो है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को डर लगता है अपनी बातें कहने में। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया तो इसके अगेंस्ट में, उनके अगेंस्ट में कुछ हो सकता है। तो ये जो स्कीम है ये प्रिवेंट करती है इंडिविजुअल्स को फ्रॉम डोनेटिंग टू पार्टीज विद अनपॉपुलर व्यूज, रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सप्रेशन ऑफ डाइवर्स पॉलिटिकल ओपिनियंस, और इसी वजह से ये अंडरमाइन करता है हमारा फंडामेंटल राइट टू पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और क्योंकि सब कुछ एनोनिमस है तो इसी वजह से कंसर्न्स रेज की गई हैं अबाउट इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करप्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़। क्योंकि जो फंड का सोर्स है वो पता नहीं है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असेस द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और क्विड प्रो क्यो अरेंजमेंट्स। तो ये जो क्विड प्रो क्यो अरेंजमेंट्स है इसका मतलब है समथिंग फॉर समथिंग, यानी अगर कोई कंपनी है, कोई इंडिविजुअल है जो कि काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो देयर आर चांसेस कि वो गवर्नमेंट से या उस पार्टी से कुछ चाहता है। वो चाहता है कि वो को पार्टी जो है कोई ऐसी पॉलिसी लाई जो उसके बिजनेस के फेवर में है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो काफ़ी पॉसिबल है, क्योंकि इसमें पता तो चलता नहीं है कि कौन किस पार्टी को जो है डोनेशन दे रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है प्रॉब्लमेटिक हैं और ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। तो ये जो इश्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट ने रेस किए। इसके अलावा जो कोर्ट है उनका ये कहना था कि ये जो स्कीम है इसका मेन एम क्या था कि जो एनोनिमस कैश डोनेशंस हैं उन्हें ख़त्म किया जा सके, कर्ब किया जा सके। लेकिन ये जो स्कीम है उसने जो मेन इशू था, जो कोर इशू था, उसे ही एड्रेस नहीं किया, क्योंकि अभी भी जो कैश है वो यूज़ किया जा सकता है टू परचेज बॉन्ड्स। और क्योंकि सब कुछ एनोनिमस है, ये पता ही नहीं चलेगा कि किस इंडिविजुअल ने, किस कंपनी ने जो है कितना अमाउंट दे के किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। तो अभी भी कैश तो यूज़ हो रहा है, यानी अगर किसी का ब्लैक मनी है तो वो इस तरीके से जो है पॉलिटिकल फंडिंग कर सकता है और कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ब्लैक मनी यूज़ हुआ था। तो कोर्ट का आर्ग्यूमेंट था कि इस स्कीम के अलावा भी काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव मेजर्स हैं। ये जो स्कीम है ये उतनी हद तक जो है काम की नहीं है जिस हिसाब से इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उनका कहना था कि हम और स्ट्रिक्टर पॉलिसीज जो है ला सकते हैं जो कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि इस स्कीम की जो ओपेकनेस है इट क्लैश विद द आइडियल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स हैं उसी के अगेंस्ट जो है ये पॉलिसी जा रही थी, उसी को जो है ध्यान में नहीं रख रही थी। तो इसी वजह से जो कोर्ट है उसने एम्फेसाइज किया दैट देयर इज़ अ नीड फॉर पॉलिटिकल फंडिंग टू बी कंपैटिबल विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड पब्लिक ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। सो वी कैन सी कि कैसे ये जो जजमेंट है ये लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि इसकी वजह से जो पॉलिटिकल फंडिंग है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें देखना पड़ेगा कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड कि कैसे वो ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है ये फंडिंग्स ले सकते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल्स और कंपनीज। बट दिस इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसे सबसे ऊपर रखा गया है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। सो लेट्स सी कि अब इस जजमेंट की वजह से क्या क्या और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.